तो आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जो अक्सर अखबारों के पन्नों में भारी भरकम शब्दों के बीच कहीं छुप जाता है। जी बिल्कुल। इस गहन विश्लेषण में उन सभी जिज्ञासु श्रोताओं का स्वागत है, खासकर द लर्नर प्रोफाइल वाले उन लोगों का जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो कम समय में अर्थव्यवस्था की एक बेहद स्पष्ट और वैचारिक समझ हासिल करना चाहते हैं। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे सीधे भारत सरकार द्वारा जारी आर्थिक समीक्षा 2025-26 से लिए गए हैं। विशेष रूप से हम इसके अध्याय 7 पर अपनी नजर दौड़ाएंगे। हाँ, अध्याय 7 जिसका शीर्षक है सेवाएं, स्थिरता से नए आयामों तक। हमारा आज का मिशन बहुत ही साफ है। हमें इस अध्याय के उन कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करना है जो परीक्षा और वास्तविक दुनिया दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। सही कहा आपने। तो सबसे बड़ा सवाल जिस पर हम आज चर्चा करेंगे वो ये है कि वैश्विक अनिश्चितता और तनाव के बीच भारत का सेवा क्षेत्र किस तरह महज एक डेटा पॉइंट से बढ़कर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बफर या एक मजबूत रक्षक बन गया है। ये समझना सच में बहुत दिलचस्प है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखें तो साफ पता चलता है कि वस्तुओं यानी गुड्स का व्यापार काफी धीमा पड़ रहा है। दुनिया भर में कारखाने और सप्लाई चेन भारी दबाव में है। बिल्कुल, लेकिन इसके ठीक विपरीत सेवाओं का व्यापार लगातार और तेजी से बढ़ रहा है। आर्थिक समीक्षा के स्रोत बता रहे हैं कि ये वैश्विक असंतुलन भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन गया है। ऐसा क्यों है? देखिए, यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि सेवा क्षेत्र किस प्रकार बाहरी झटकों के खिलाफ एक शॉक एब्जॉर्बर बन गया है। अगर हम आज की दुनिया को देखें तो भू राजनीतिक तनाव हर जगह है। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बिल्कुल, जब दुनिया में कहीं कोई ऐसा संकट आता है तो जहाजों की आवाजाही रुक सकती है, लाल सागर जैसी जगहों पर ट्रैफिक जाम हो सकता है, कच्चे माल की भारी कमी हो सकती है। और इन सब का सीधा असर भौतिक वस्तुओं के व्यापार पर पड़ता है। जी, लेकिन डिजिटल रूप से वितरित की जाने वाली सेवाओं पर इसका तत्काल कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। एक सॉफ्टवेयर कोड या एक कंसल्टिंग रिपोर्ट को किसी कंटेनर शिप की जरूरत नहीं होती। सही बात है, वो तो बस फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए पलक झपकते ही दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच जाती है। यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यहाँ कुछ मुख्य डेटा बिंदुओं की पृष्ठभूमि समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेटा बताता है कि वित्तीय वर्ष 2023 से 2025 के दौरान भारत की जीडीपी में सेवा निर्यात का हिस्सा औसतन 9.7% रहा है। 9.7%? जी, अब इस आंकड़े का असली महत्व तब समझ आता है जब हम इसकी तुलना महामारी से पहले के समय से करते हैं। उस समय यह हिस्सा केवल 7.4% था। रुकिए, ये जंप तो काफी बड़ा है। मतलब अगर हम मान लें कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक गाड़ी है तो सेवा निर्यात अब सिर्फ एक स्टेपनी या अतिरिक्त पहिया नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक मुख्य इंजन बन गया है जो खराब रास्तों पर भी यानी वैश्विक संकट के दौरान भी गाड़ी को तेज दौड़ा रहा है। ये बिल्कुल सटीक उपमा है और ये इंजन लगातार अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। ये रुझान यहीं नहीं रुका है। वित्तीय वर्ष 2026 की पहली छमाही के जो आंकड़े आए हैं उनके अनुसार ये हिस्सा बढ़कर 10.0% हो गया है। वाह! और यदि हम विकास दर या ग्रोथ रेट की बात करें तो सेवा निर्यात की विकास दर महामारी से पहले के 7.6% से लगभग दोगुनी होकर अब 14.0% हो गई है। 14% की दर से बढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। वैचारिक स्पष्टता के लिए ये समझना जरूरी है कि ये डेटा क्यों मायने रखता है। जब हम कहते हैं कि वस्तुओं के व्यापार में वैश्विक मंदी है तो इसका मतलब है कि हमारे पारंपरिक निर्यात पर दबाव है। जी। ऐसे समय में सेवाओं के निर्यात ने अर्थव्यवस्था को वो गति और वो डॉलर रेवेन्यू प्रदान किया है जो अन्यथा कम हो सकता था। ये स्पष्ट दर्शाता है कि भारत बाहरी अनिश्चितताओं और वैश्विक व्यापार में आने वाली रुकावटों के बावजूद अपनी आर्थिक वृद्धि को सुरक्षित करने में कैसे सफल हो रहा है। ये बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि जब आमतौर पे भारत के सेवा निर्यात का जिक्र होता है तो दिमाग में सबसे पहले किसी बड़े से फ्लोर पर बैठे हुए कॉल सेंटर कर्मचारियों की छवि उभरती है। हाँ, या फिर कोई बेसिक आईटी सपोर्ट। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि हम दुनिया के लिए सिर्फ बैक ऑफिस का काम कर रहे हैं। लेकिन आर्थिक समीक्षा के स्रोत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि अब परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। जी हाँ, वो छवि अब बहुत पुरानी हो चुकी है।
निर्यात के संगठन यानी उसकी कॉम्पोजिशन को समझना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। ये सच है कि सॉफ्टवेयर सेवाओं का दबदबा आज भी कायम है। वो तो हमारा मजबूत पक्ष रहा ही है। जी, कुल सेवा निर्यात में सॉफ्टवेयर सेवाओं की हिस्सेदारी 40% से अधिक है और ये 13.5% की मजबूत दर से बढ़ रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे बड़ा और सबसे संरचनात्मक बदलाव कहाँ आ रहा है। वो बदलाव कहाँ दिख रहा है? ये बदलाव पेशेवर और प्रबंधन परामर्श सेवाओं यानी प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग के क्षेत्र में आया है। इस विशिष्ट क्षेत्र की वृद्धि दर 25.9% के आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गई है। 25.9%, ये तो बहुत तेज वृद्धि है। बिल्कुल, और अगर हम कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी देखें तो कुछ ही समय में ये 10.2% से बढ़कर 18.3% हो गई है। तो क्या इसका सीधा मतलब ये है कि हम अब सिर्फ दूसरों का दिया हुआ कोडिंग का काम या कस्टमर केयर का काम नहीं कर रहे हैं, जी, बल्कि हम दुनिया की बड़ी कंपनियों को ये बता रहे हैं कि उन्हें अपनी रणनीति कैसे बनानी चाहिए? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में ग्लोबल वैल्यू चेन या वैश्विक मूल्य श्रृंखला में ऊपर उठना कहते हैं। पहले भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों के लिए पेरोल प्रोसेस करती थीं या डेटा एंट्री करती थीं। बेसिक काम करती थी। जी, पर अब भारतीय पेशेवर उन कंपनियों के विलय और अधिग्रहण यानी मर्जर एंड एक्विजिशन की रणनीतियां बना रहे हैं, उनके ग्लोबल टैक्स स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं और उनके सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ये तो उच्च स्तरीय परामर्श हुआ। यही तो बात है। भारत अब नॉलेज बेस्ड या ज्ञान आधारित सेवाओं में अपनी विशेषज्ञता दुनिया के सामने रख रहा है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, लेकिन इस तरह के नॉलेज बेस्ड काम के लिए तो हमारे पेशेवरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिलनी चाहिए। क्या हमारी नीतियां इस बदलाव का समर्थन कर रही हैं? तो यानी FTA और विशेष रूप से पारस्परिक मान्यता समझौतों का विस्तार से उल्लेख किया गया है, जिसे MRA कहते हैं। ये MRA असल में कैसे काम करता है? जमीनी स्तर पर इसका क्या असर होता है? श्रोताओं के लिए ये समझना जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, जब दो देशों के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता या MRA होता है तो इसका अर्थ है कि एक देश की पेशेवर डिग्रियों और लाइसेंसों को दूसरे देश में कानूनी मान्यता मिल जाती है। अच्छा, कोई उदाहरण देके समझाएं? मान लीजिए भारत में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बहुत कड़ी पढ़ाई की है। MRA के तहत उसकी विशेषज्ञता को UK या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी मान्यता मिल सकती है। तो वह वहाँ के क्लाइंट्स को सीधे अपनी सेवाएं दे सकता है। लेकिन अगर हम इसे आम आदमी और रोजगार के नजरिए से देखें तो एक सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है। क्या सवाल? क्या ये उच्च स्तरीय ज्ञान आधारित वृद्धि केवल चंद पढ़े लिखे लोगों तक सीमित है, या ये वास्तव में देश के भीतर रोजगार के बड़े अवसर पैदा कर रही है? अगर हम इसे व्यापक परिदृश्य से जोड़कर देखें तो रोजगार के मामले में सेवा क्षेत्र का योगदान बहुत ही ठोस है। आर्थिक समीक्षा के आंकड़े बताते हैं कि शहरी रोजगार में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 61.9% हो गई है। 61.9%, मतलब आधे से कहीं ज्यादा। जी, यानी शहरों में काम करने वाले हर 100 में से लगभग 62 लोग किसी न किसी सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के आंकड़ों पर नजर डालें तो पाएंगे कि औपचारिक या फॉर्मल रोजगार सृजन में भी सेवा क्षेत्र का योगदान 51.7% है। तो इसका मतलब ये सिर्फ गिग इकोनॉमी या अस्थायी नौकरियां नहीं है। बिल्कुल नहीं। EPFO के आंकड़ों का सीधा मतलब है कि ये क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा लाभों जैसे PF और पेंशन के साथ सुरक्षित और स्थिर रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है। ये अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर एक बड़ा कदम है। इसी बिंदु पर आर्थिक समीक्षा में एक ऐसा कॉन्सेप्ट सामने आता है जो मुझे सच में बहुत दिलचस्प लगा। कौन सा कॉन्सेप्ट? ये UPSC और अर्थशास्त्र की तैयारी करने वालों के लिए एक बड़ा आहा पल हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट है विनिर्माण का सेवाकरण या सर्विसिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि एक फैक्ट्री में सामान बन रहा है और एक ऑफिस में सेवाएं दी जा रही हैं। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो इन दोनों के बीच की पूरी दीवार ही गिरा देता है। ये आज के आधुनिक औद्योगिक परिदृश्य का सबसे महत्वपूर्ण सत्य है जिसे समझना जरूरी है। विनिर्माण अब केवल कारखानों में हार्डवेयर बनाने, प्लास्टिक ढालने या मशीनों के पुर्जे जोड़ने तक सीमित नहीं है। तो फिर ये क्या है? इसे एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए कि एक अस्पताल के लिए एक बेहद उन्नत एमआरआई मशीन बनाई जा रही है। उस मशीन का जो भारी भरकम बाहरी ढांचा है, उसमें जो चुंबक, धातु या प्लास्टिक लगी है, उसकी कीमत उस मशीन की कुल कीमत का बहुत छोटा हिस्सा होती है। तो फिर उस मशीन की करोड़ों रुपए की कीमत आखिर किस चीज की होती है? उस उत्पाद का असली मूल्य उसमें लगे एडवांस सॉफ्टवेयर, उसके एआई आधारित इमेजिंग एल्गोरिदम, वर्षों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पेटेंट किए गए जटिल डिजाइन और उसके बेहतरीन आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस सपोर्ट से तय होता है। और ये सभी चीजें सेवाएं हैं। बिल्कुल, ये सभी सेवाएं हैं जो उस उत्पाद में जान डालती है। मतलब अगर आज मैं अपने घर के लिए एक स्मार्ट फ्रिज खरीद रहा हूँ, तो मैं दरअसल प्लास्टिक या लोहे का डिब्बा नहीं, बल्कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर खरीद रहा हूँ जो मुझे बता सके कि दूध कब खराब होने वाला है। बिल्कुल सही, यह एक बेहतरीन उदाहरण है। वो जो सॉफ्टवेयर है, जो वाईफाई कनेक्टिविटी है और जो डेटा विश्लेषण वो फ्रिज कर रहा है, वो सब सेवाएं हैं। यानी सेवाएं अब बाहर से नहीं दी जा रही, बल्कि वे सीधे विनिर्माण के अंदर समाहित हो गई हैं। एम्बेडेड हो गई हैं। जी, बिना उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं के आज के जमाने में किसी भी आधुनिक विनिर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब हम किसी कार को स्मार्ट कार कहते हैं, तो हम वास्तव में उस कार के अंदर काम कर रहे सॉफ्टवेयर और नेविगेशन सेवाओं की बात कर रहे होते हैं। यही विनिर्माण का सेवाकरण है। एकदम सही। और भारत अपनी मजबूत आईटी, सॉफ्टवेयर और कंसल्टिंग पृष्ठभूमि के कारण दुनिया की बड़ी विनिर्माण कंपनियों के लिए ये दिमाग या सॉफ्टवेयर बनाने का केंद्र बन रहा है। सॉफ्टवेयर और कंसल्टिंग की बात तो समझ में आती है, ये हमारा मजबूत किला है। लेकिन अगर हम स्क्रीन और ऑफिस से बाहर निकलें, तो जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है? क्या बुनियादी ढांचा, परिवहन या पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी यही रफ्तार दिख रही है? निश्चित रूप से। आईटी और पेशेवर सेवाओं के अलावा 3 मुख्य जमीनी क्षेत्र हैं जो बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं: पर्यटन, परिवहन और रियल एस्टेट। चलिए पर्यटन से शुरू करते हैं। वहाँ क्या नया हो रहा है? पर्यटन की बात करें तो अब पूरा ध्यान केवल लोगों को ताजमहल या लाल किला दिखाने वाले पारंपरिक पर्यटन पर नहीं रह गया है। सरकार की नीतियां अब थीम आधारित और पर्यटक केंद्रित विकास पर केंद्रित हो रही हैं। थीम आधारित विकास। जी, आर्थिक समीक्षा में स्वदेश दर्शन 2.0 और प्रसाद जैसी योजनाओं का विस्तार से जिक्र है। इसके तहत पूरे गंतव्य का एक समग्र अनुभव तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म और इको टूरिज्म के नए रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इको टूरिज्म मतलब जैसे वो पहाड़ों में छोटे छोटे होम स्टे होते हैं। हाँ, दूर दराज के इलाकों में माइक्रो लॉज या इको फ्रेंडली होम स्टे बनाना, जहाँ पर्यटक प्रकृति के बीच रह सके और काम भी कर सके, इसी नई सोच का हिस्सा है। और अगर हम परिवहन और लॉजिस्टिक्स की बात करें, क्योंकि अक्सर कहा जाता था कि भारत में माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत महंगा और धीमा है। यहीं पर बुनियादी ढांचे के विकास का सीधा असर दिखाई दे रहा है। जो सड़कें, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और बंदरगाह बने हैं, वे अब लॉजिस्टिक सेवाओं को अभूतपूर्व रूप से कुशल बना रहे हैं। इसे केवल एक डेटा पॉइंट से समझिए। प्रमुख बंदरगाहों पर टर्न अराउंड समय। श्रोताओं की स्पष्टता के लिए क्या आप इस टर्न अराउंड समय को थोड़ा परिभाषित कर सकती हैं? टर्न अराउंड समय का मतलब है कि एक विशाल मालवाहक जहाज को बंदरगाह पर आकर अपना सामान उतारने, नया माल लादने और वापस समुद्र में जाने में कुल कितना समय लगता है। ये समय वित्तीय वर्ष 2015 में औसतन 43 घंटे हुआ करता था। 43 घंटे, जो कि बहुत ज्यादा है। जी, लेकिन अब प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और बेहतर क्रेन और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ये घटकर 30 घंटे हो गया है। एक जहाज के लिए 13 घंटे बचने का मतलब है लाखों डॉलर की बचत और सप्लाई चेन में गजब की तेजी। ये तो बहुत बड़ा सुधार है। इसी तरह राष्ट्रीय जल मार्गों का उपयोग देखिए। नदियों के जरिए कार्गो की आवाजाही 18.1 मिलियन टन से छलांग लगाकर 145.5 मिलियन टन हो गई है। ये लॉजिस्टिक सेवाओं को सस्ता और अधिक पर्यावरण के अनुकूल बना रहा है। ये आंकड़े वाकई जमीनी बदलाव को दर्शाते हैं। एक और क्षेत्र है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, लेकिन अक्सर उसे सेवा अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं देखा जाता: रियल एस्टेट। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि रियल एस्टेट का समग्र अर्थव्यवस्था के सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए में लगभग 7% का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में क्रांति आई है, जिसे हम फॉर्मलाइजेशन या औपचारिकीकरण कहते हैं। रेरा और जीएसटी के आने के बाद से। एकदम सही। रेरा और जीएसटी जैसे संरचनात्मक सुधारों ने इसे बदल दिया है।
पहले ये क्षेत्र असंगठित और अपारदर्शी माना जाता था, लेकिन रेरा ने बिल्डरों को जवाबदेह बनाया है और ग्राहकों का विश्वास लौटाया है। और क्या इसका असर सिर्फ बड़े शहरों में है? नहीं, यही तो बदलाव है। स्मार्ट सिटी मिशन और शहरी बुनियादी ढांचा विकास निधि, जिसे UIDF कहते हैं, इसके कारण अब केवल महानगरों में नहीं बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में रियल एस्टेट और उससे जुड़ी सेवाओं की मांग में भारी वृद्धि देखी जा रही है। इतने शानदार आंकड़ों और इन सभी विकास की कहानियों को सुनकर तो लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है। अर्थव्यवस्था एक क्रूज कंट्रोल पर सेट हो गई है, लेकिन अर्थशास्त्र में परफेक्ट कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल नहीं। पर्दे के पीछे ऐसी कौन सी चुनौतियां या स्पीड ब्रेकर्स हैं जो आगे चलकर इस शॉक अब्जॉर्बर को ही पंचर कर सकते हैं? ये एक बहुत ही व्यवहारिक और आवश्यक सवाल है। कोई भी आर्थिक उछाल चुनौतियों से अछूता नहीं होता और आर्थिक समीक्षा का ये अध्याय बहुत ही निष्पक्ष रूप से इन चुनौतियों को सामने रखता है। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी और सबसे तात्कालिक चुनौती तेजी से बदलती तकनीक है, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह तकनीक एक कौशल की कमी या स्किल गैप पैदा कर रही है। जिन बेसिक कोडिंग या डेटा एनालिसिस के कामों ने भारत के सेवा क्षेत्र की नींव रखी थी, वे काम आज AI बहुत आसानी से और कम लागत में कर सकता है। इसलिए हमारे कार्यबल को लगातार खुद को अपस्किल करना होगा। यानी जो काम कल तक हमारी ताकत था, वो कल हमारी कमजोरी बन सकता है अगर हम समय के साथ नहीं बदले। सही कहा। और वैश्विक नीतियों के मोर्चे पे क्या चुनौतियां हैं? वैश्विक स्तर पर हम देख रहे हैं कि कई विकसित देश संरक्षणवाद की ओर बढ़ रहे हैं। कड़े होते आव्रजन नियम यानी वीजा हासिल करने में मुश्किलें, डेटा सुरक्षा और लोकलाइजेशन के सख्त होते मानक और रेमिटेंस से जुड़े नए नियम भारत के सेवा क्षेत्र के लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये वही चुनौतियां हैं जो स्थिरता के वादे के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। जी, अगर हम अपने डेटा को स्वतंत्र रूप से सीमाओं के पार नहीं ले जा सकते या हमारे पेशेवर आसानी से विदेश यात्रा नहीं कर सकते, तो विकास दर प्रभावित होगी। तो इसका सीधा सा निष्कर्ष ये निकलता है कि सेवा क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार रखने के लिए केवल पुरानी सफलताओं का जश्न नहीं मनाया जा सकता। हमें कौशल विकास में निरंतर और भारी निवेश की आवश्यकता है। हमारे शहरी बुनियादी ढांचे को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो नए प्रकार की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का भार उठा सके, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा। बिल्कुल। सार ये लिए कि सेवा क्षेत्र अब केवल भारत का कॉल सेंटर नहीं रहा। जैसा कि हमने चर्चा की, ये अब उच्च मूल्य वाले प्रबंधन परामर्श, विनिर्माण के सेवाकरण, उन्नत पर्यटन और अत्यधिक कुशल लॉजिस्टिक्स का एक जटिल, बहुआयामी और मजबूत ढांचा बन चुका है। और यही वो ढांचा है जो वैश्विक झटकों और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को एक ढाल की तरह बचाता है और आगे बढ़ाता है। जी। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग अर्थशास्त्र का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं या UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सेवा क्षेत्र को समझना सिर्फ परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है। ये जानना जरूरी है कि ये मात्र कुछ प्रतिशत अंकों की आर्थिक वृद्धि का आंकड़ा नहीं है। ये ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत के नीचे से ऊपर उठने की कहानी है। यह भारत की वो रणनीतिक ताकत है जो कूटनीति से लेकर वैश्विक व्यापार तक हर जगह देश का प्रभाव बढ़ा रही है। और इन सभी वैचारिक और तथ्यात्मक बातों पर विचार करने के बाद एक ऐसा पहलू भी है जो श्रोताओं को गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। वो क्या है? आज हमने देखा कि AI और टेक्नोलॉजी कैसे नॉलेज बेस्ड सेवाओं को बदल रही हैं। सोचने वाली बात यह है कि यदि AI भविष्य में कोडिंग, रिसर्च और यहाँ तक कि कंसल्टिंग जैसे उच्च कुशल सेवा कार्यों को भी पूरी तरह से स्वचालित कर देता है, तो रोजगार का क्या होगा? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या भारत को रोजगार के संकट से बचने के लिए जिस तरह आज विनिर्माण का सेवीकरण हुआ है, उसी तरह कृषि के सेवीकरण की ओर नहीं मुड़ना पड़ेगा? AI संचालित ड्रोन खेती, प्रिसिजन एग्रीकल्चर और ग्रामीण उद्यमिता के पूरी तरह से नए मॉडल, क्या भविष्य में यही रोजगार के नए इंजन नहीं होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर भविष्य के प्रशासकों और नीति निर्माताओं को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये वास्तव में एक ऐसा विचार है जो पूरी चर्चा को एक नया आयाम देता है। ये हमें आज के डेटा और आंकड़ों से निकालकर भविष्य की चुनौतियों और समाधानों की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है। आज के इस गहन विश्लेषण में हमने आर्थिक समीक्षा के अध्याय 7 के हर वैचारिक और रणनीतिक पहलू को डिकोड करने का प्रयास किया है। और जो लोग अर्थशास्त्र के इस बदलते स्वरूप को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये अध्याय किसी खजाने से कम नहीं है। बिल्कुल।
श्रोताओं के लिए ये लाभदायक होगा कि वे इन अवधारणाओं पर विचार करें, इस विषय पर और अधिक पढ़ें और स्वयं इन बदलते रुझानों का विश्लेषण करें। ज्ञान के इस निरंतर खोज में जुड़े रहने और इस वैचारिक सफर का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले गहन विश्लेषण में।